हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पे। आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर लेक्चर नंबर 7 है और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस टॉपिक को कवर करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले भी इसके बारे में कुछ चर्चा किए थे और कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर कर दिया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट खत्म हो गया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें वेरिएशन आता है कि नहीं आता है, उसमें कौन कौन सा टाइप है उसका सारा चीज पढ़े थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप भी पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हमने सारा टाइप खत्म कर दिया था और आज हम लोग का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आज के टॉपिक में सबसे पहले देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है आखिर में। रिप्रोडक्शन तो आप लोग को पता है कि अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म के बनाने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है। उसी तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़े थे, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं मतलब एक ही पेरेंट जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं। एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सिंगल पेरेंट और टू पेरेंट। सिंगल पेरेंट भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और दो पेरेंट भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। टू पेरेंट में यहाँ पे मेल और फीमेल आना चाहिए, अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और सिंगल पेरेंट कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मान लो प्लांट के केस में बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है भाई, या फिर एनिमल के केस में हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अभी समझा रहे हैं क्या है ये। बाइसेक्सुअल प्लांट या हर्माफ्रोडाइट एनिमल या बाइसेक्सुअल एनिमल भी कह सकते हैं, लेकिन एनिमल के लिए जनरली यूज किया जाता है वर्ड एक हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब दो होता है, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन्स। दोनों सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, और वो एक ही पेरेंट के ऊपर है। एक ही पेरेंट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो एक ही पेरेंट जो है वो क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब यहाँ पे सिंगल पेरेंट हैव बोथ सेक्स ऑर्गन, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। सिंगल पेरेंट के पास हो सकता है दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और एनिमल के लिए, बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म होता है, एनिमल में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब भी बाइसेक्सुअल ही होता है। वैसे एनिमल जिसके पास एक ही ऑर्गेनिज्म के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, वो एनिमल क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। जैसे एग्जांपल का बात कर ले हर्माफ्रोडाइट एनिमल का, तो अर्थवर्म देखे होंगे, नाम भी सुने होंगे, अर्थवर्म। ये कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। कहने का अर्थ ये कि इसके पास क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या ये तो जान लिए कि सिंगल पेरेंट भी कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट कौन, जिनके पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, और दो पेरेंट मिलकर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जनरली टू पेरेंट मिलकर ही होते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन। अब देखो भाई गैमीट है क्या एक्चुअली में,
सिंगल सेल है, सिंगल सेल, सिंगल हैप्लॉइड सेल होता है। गैमीट क्या होता है? सिंगल हैप्लॉइड सेल होता है। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कंफ्यूजन आएगा। सिंगल सेल तो समझ में आ रहा है, एक सेल होगा, और हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताने के लिए आगे के स्लाइड पे आते हैं। हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड को हम लोग जनरली एन से भी डिनोट कर लेते हैं, डिप्लॉइड को 2n से डिनोट कर लेते हैं। क्या होता है सेल? सिंगल सेल। सेल क्या होता है कि हैप्लॉइड हो सकता है या फिर डिप्लॉइड हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई सेल है, ये भी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, लो सेल के अंदर इसके पास न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस। अब क्या है, हैप्लॉइड सेल के केस में क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे हम लोग या सेट ऑफ क्रोमोसोम पे बताते हैं कि वो हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल है। अब इसमें मान लो क्रोमोसोम का एक सेट है, क्रोमोसोम का एक सेट है। इसमें क्या है? क्रोमोसोम का 2 सेट है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। जिस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का एक सेट है, उस सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। और जिस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का दोनों सेट है, उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड। देखो यहाँ पे 2 सेट है, यहाँ पे 2 सेट है, यहाँ पे सिंगल सेट है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम का सिंगल सेट हो, उस सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। और जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम का डबल सेट हो, 2 सेट हो, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। या फिर सिंपली कर सकते हैं क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। देखो क्या है, एक क्रोमोसोम, इसके पेयर में दूसरा क्रोमोसोम, और इन दोनों क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं तो एक दूसरे क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे पे होमोलोगस है, और ये सेल कैसा होगा? डिप्लॉइड सेल होगा। ठीक है, समझ में आया है? सेल, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। ये गैमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड सिंगल सेल होता है और हैप्लॉइड होता है। कहने का अर्थ ये कि इसके सेल में क्रोमोसोम का जो सेट होगा वो एक ही होगा, सिंगल सेट होगा। ठीक है, और गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। गैमीट क्या होता है? ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई? गैमीट फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या था? गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? गैमीट फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा गैमीट फॉर्मेशन के बाद? गैमीट का फ्यूजन भी होगा। क्या बोल रहे हैं? गैमीट फ्यूजन भी होगा। चलो, सबसे पहला काम क्या हो गया? गैमीट फॉर्मेशन। दूसरा काम क्या होगा? गैमीट फ्यूजन। ठीक है, जिसको हम लोग एक टर्म देते हैं, बायोलॉजिकल टर्म दिया जाता है फर्टिलाइजेशन के नाम से, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं गैमीट फ्यूजन, या इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या एक और नाम जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं इसको, क्या है? सिंगैमी। सिंगैमी कह लो, फर्टिलाइजेशन कह लो, या फ्यूजन ऑफ गैमीट कह लो, बात सेम ही है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन जो है ये मोस्ट साइंटिफिक वर्ड है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है इसको जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पहला प्रोसेस क्या था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? सबसे पहले तो गैमीट फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, ये बेसिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक है। चाहे एनिमल कोई सा भी हो, अगर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, उसको क्या करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन के बाद इसमें क्या होगा? गैमीट का फ्यूजन होगा। ठीक है, ये दूसरा। अब इसके बाद गैमीट फ्यूजन होने के बाद क्या होता है? गैमीट फ्यूजन होने के बाद तीसरे नंबर पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां पे क्या होगा? जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। और यहाँ पे जाइगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, क्योंकि गैमीट था कैसा था? हैप्लॉइड था। गैमीट हैप्लॉइड था, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गैमीट का फ्यूजन। ये गैमीट है, हैप्लॉइड है, ये गैमीट है, हैप्लॉइड है, दोनों में फ्यूजन होगा, तो कैसा गैमीट बनेगा? डिप्लॉइड गैमीट बनेगा। तो यहाँ फ्यूजन का ही तो रिजल्ट है ये। जाइगोट क्या है? फ्यूजन का रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। जब दो गैमीट, ये एक मेल गैमीट, मान लो ये एक मेल गैमीट था, ये एक फीमेल गैमीट था,
दोनों गैमिट कैसा था, हैप्लॉइड गैमिट था, मतलब एन था, ठीक है। हैप्लॉइड लेवल क्या था उसका, एन था, हैप्लॉइड गैमिट। ये हैप्लॉइड गैमिट इस हैप्लॉइड गैमिट से फ्यूज करेगा, तो यहाँ जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है, दोनों गैमिट के फ्यूजन से जो बनने वाला प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, उसको जायगोट बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, यहाँ पे बनेगा डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। तो जायगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। जायगोट का फॉर्मेशन डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो ये तीन बेसिक क्राइटेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए, तीन बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। क्या क्या, सबसे पहला गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फ्यूजन, और तीसरा जायगोट फॉर्मेशन। ये तीन बेसिक नीड है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसेस करवाने के लिए, ठीक है। चाहे वो ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, चाहे वो ऑर्गेनिज्म छोटा हो बड़ा हो, मतलब कि बहुत ज्यादा दिन तक जीने वाला हो, कम दिन तक जीने वाला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीन बेसिक नीड है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो। ये तीन बेसिक नीड जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। या फिर यूं बोल लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये तीन चीजें करना पड़ेगा। उस ऑर्गेनिज्म को तीन चीजें करना पड़ेगा। क्या क्या, गैमिट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, गैमिट का फ्यूजन करवाना पड़ेगा, और जायगोट का फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, जायगोट फॉर्म होने के बाद जायगोट का डेवलपमेंट, जायगोट डेवलप करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। हमको यही तो करना था, रिप्रोडक्शन में यही तो करना होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाओ, ठीक है। ये तो रिप्रोडक्शन है। अब क्या बोल रहे हैं, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, चलो। अब क्या बोल रहे थे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हम लोग, कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो फास्ट था। ये कैसा था, फास्ट, लेस कॉम्प्लेक्स। इसमें ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं था। सिंपली सेल डिवाइड करके दो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता था, ठीक है। सिंपली सेल डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बन जाता था, या फिर किसी प्लांट के किसी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता था। वो उसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और वो फास्ट होता था। वो प्रोसेस जो है वो फास्ट होता था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है और लेस कॉम्प्लेक्स भी है, उसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक स्लो प्रोसेस है। ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, असेक्सुअल के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि मतलब कि एकदम धीरे होता है कि 12 साल 14 साल पे एक बार होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा भी नहीं है। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, असेक्सुअल से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। असेक्सुअल के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है। और क्या होता है इसमें, कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। किसके कंपैरिजन में, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो प्रोसेस है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लोली होता है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि बहुत सारा, देखो ना कितना प्रोसेस से गुजरे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ। गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इसमें ना लंबा प्रोसेस चलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं था। सेल सिंपली ग्रो कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, नए ऑर्गेनिज्म बन रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले गैमेट बनाओ, फ्यूजन कराओ, जायगोट बनाओ, जायगोट का डेवलपमेंट कराओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी आने की वजह से ही यहाँ पे फायदा क्या हो जाता है, यहाँ पे फायदा क्या हो जाता है कि यहाँ पे वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, वेरिएशन प्रोड्यूस्ड। वेरिएशन प्रोड्यूस्ड, इस वाले केस में क्या होता है, वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, चेंज देखने के लिए मिलता है। ऐसा देखो, हम लोग में क्या होता है ना, हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन से। ह्यूमंस में क्या होता है कि हम लोग जब रिप्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमंस में जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो पेरेंट प्रोजेनी बनता है, जो उनके बच्चे जन्म लेते हैं, वो एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कहते हैं कि, लेकिन हाँ कुछ सिमिलैरिटी भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि नानी पर गया, नाना पर गया। तो क्या होता है, नाना जैसा कुछ रिसेंबल कर रहा होता है, नाना का कुछ कैरेक्टर उसमें आता है, ठीक है। या फिर बड़े होते हैं तो कुछ मतलब कि अपना जो
कैरेक्टर है, हुलिया देख के, गुण देख के बोल देते हैं कि नाना वाला गुण है सारा, मामा वाला गुण है, दादा वाला गुण है, ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर जो है वो रिसेंबल करता है, क्योंकि जिन उन्हीं में से आए हैं। यहाँ पे क्या होता है, जिन उनमें से आते हैं, इस वजह से क्या होता है, कुछ कुछ कैरेक्टर रिसेंबल करता है, लेकिन 100% कैरेक्टर रिसेंबल नहीं कर सकता। 100% जो है हम लोग एग्जैक्ट टू कॉपी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चेंजेज आता है। चेंजेस का मेन कारण क्या है, मेन कॉज क्या है, यहाँ पे जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, चेंज आने का, वेरिएशन आने का जो मेन कॉज है गैमीट फॉर्मेशन है। गैमीट फॉर्मेशन के समय पे क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होता है, एक कारण ये हो गया, और दूसरा कारण क्या हो गया, दूसरा कारण ये हो गया गैमीट का फ्यूजन। गैमीट फ्यूजन होता है तो दो अलग अलग लोगों का गैमीट मिलता है, एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। वो अलग फैमिली से थी, ये अलग फैमिली से थे, तो यहाँ पे क्या होता है, उनका जीन कुछ अलग, इनका जीन कुछ अलग, दोनों का फ्यूजन होने की वजह से जीन का थोड़ा थोड़ा उसमें क्या होता है, कैरेक्टर मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएशन का मेन कारण है, चेंज होने का मेन कारण है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो मियोसिस हो रहा है। कैसे मियोसिस में कैसे वेरिएशन आता है ये बताएंगे, मियोसिस माइटोसिस एक क्लास लेंगे, ठीक है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, बिना मियोसिस माइटोसिस के चल ही नहीं सकता, काम नहीं चलेगा, इसीलिए मियोसिस और माइटोसिस एक क्लास लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर क्या है, ये गैमीट फ्यूजन के समय पे क्या होता है, दो अलग अलग लोगों का गैमीट मिलता है, दो अलग अलग लोगों का जीन मिलता है, जिसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे मेन फायदा है वो क्या है, इसमें वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। अब वेरिएशन क्यों चाहिए, चेंज क्यों चाहिए, हम लोग क्यों नहीं चाहते कि मम्मी पापा जैसा ही रहे, तो फिर तो यही हो जाता ना, जिनके मम्मी पापा गरीब हैं बेटा बेटी भी गरीब हो जाता, जिनके मम्मी पापा बहुत अमीर है बेटा बेटी बहुत अमीर हो जाता। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स चेंज करते हैं। कुछ के क्या होते हैं, मम्मी पापा बहुत तेज होते हैं, बहुत उनका दिमाग शार्प होता है, लेकिन बेटा बेटी क्या होता है, एकदम भोंदू होता है। या फिर कुछ के मम्मी पापा एकदम मतलब स्लो माइंड के होते हैं, बहुत ही स्लो माइंड के होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं, लेकिन उनका बेटा बेटी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, शार्प माइंड का होता है। तो ये क्या है, वेरिएशन है, चेंज है। और चेंज का वेरिएशन जो है ना, ये किसका काउज है, ये काउज बनेगा काउज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का नाम सुने हैं, इवोल्यूशन का नाम। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको विकास बोलते हैं, विकास करना, ठीक है। तो जो भी विकास होगा, जो भी इवोल्यूशन आएगा, वो किसके वजह से आएगा, चेंज होने की वजह से, चेंज होने की वजह से, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जो मेन काउज ऑफ इवोल्यूशन है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये मेन काउज है इवोल्यूशन का। और भी पढ़ेंगे इवोल्यूशन का क्या क्या काउज है, तो जब स्टार्ट होगा चैप्टर इवोल्यूशन वाला, ठीक है। चलो इतना समझ में आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बेसिक है। और क्या बोले कि रिप्रोडक्शन करना है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म को करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गैमेट बनाना पड़ेगा, गैमेट का फ्यूजन करवाना पड़ेगा, और फर्टिलाइज उसके बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा, तो जायगोट का डेवलपमेंट भी होना जरूरी है, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। ये बेसिक नीड है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, कितना भी सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, गैमेट बनाना पड़ेगा, गैमेट का फ्यूजन करना पड़ेगा, और फ्यूजन के बाद जायगोट बनेगा, तो उसका डेवलपमेंट भी होना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ में आ गया। यहाँ पे देखो नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स में क्या बताएगा, गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, पहला बेसिक चीज। फ्यूजन ऑफ गैमेट दूसरा बेसिक चीज, जिसको फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट जायगोट फॉर्म, गैमेट बनने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ये तीसरा फीचर है, बेसिक फीचर है, 3 बेसिक फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और उसके बाद ये जायगोट किस में डेवलप हो जाएगा, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलैबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। इलैबोरेट मतलब बहुत लंबा, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल होता है, और एकदम स्लो प्रोसेस होता है। किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलैबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, वेरिएशन प्रोड्यूस, यहाँ पे वेरिएशन का प्रोडक्शन होता है। वेरिएशन मतलब चेंजेस आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते जाते हैं, और वो वेरिएशन किसका कॉज बनता है, कॉज ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन जो है यही कॉज ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। देखो अभी यही बता रहे थे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म के पास अपना मॉर्फोलॉजी है, अपना अंदर का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि उसके बाहर का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे एक इंसान को देख लो, एक डॉग को देख लो, कैट को देख लो, एक एलिफेंट को देख लो, हर एक का मॉर्फोलॉजी अलग है, मतलब बाहर से देखने में हर एक अलग अलग दिख रहा है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हर एक का मॉर्फोलॉजी अलग है। डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे,
ठीक है। हम लोग का स्टमक किसी और तरीके का होगा, डॉग का स्टमक किसी और तरीके का होगा, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है तो उनका इंटरनल फंक्शन भी अलग होगा। फिजियोलॉजी का मतलब होता है इंटरनल फंक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, इंटरनल फंक्शन, लिख दे रहे हैं। तो जितने ऑर्गेनिज्म है इनका क्या है, मॉर्फोलॉजी अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर का फंक्शन सारा अलग अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो कुछ बेसिक पैटर्न अपनाने होंगे। वो बेसिक पैटर्न क्या है, वही अभी बता के आए हैं, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फ्यूजन और ज़ायगोट डेवलपमेंट। ये 3 बेसिक पैटर्न अपनाने होंगे, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये 3 बेसिक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद इतना समझ में आया है, इतना समझ में आया तो फिर लाइफ साइकिल पे फिर से आ जाते हैं। लाइफ साइकिल में क्या बताया गया, सेकेंड लेक्चर में ही बताए थे लाइफ साइकिल के बारे में। उसमें कौन कौन सा फेज आता है ये भी बताए थे। मेनली 3 फेज है, कौन कौन सा, ग्रोथ फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनिसेंस फेज। बर्थ तो जिस टाइम जन्म लिया, बर्थ से लेके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक, बर्थ से लेके क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी तक या फिर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रो कर रहा है उसी को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव फेज प्लांट के केस में, और उसी को बोलते हैं एनिमल के केस में जुवेनाइल फेज, ठीक है। उसके बाद जब रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, वो जीव रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। फिर रिप्रोडक्शन करने के बाद उसमें रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी अगर खत्म हो जाए, मतलब अब वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता, बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, तो क्या करेगा, उसके बाद क्या होता है, उस वाले फेज को क्या बोलते हैं, सीनिसेंस फेज। मतलब कि रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी खत्म होने के बाद का जो फेज आता है उसको बोलते हैं सीनिसेंस फेज। इसी को ओल्ड एज भी बोलते हैं, एजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को ओल्ड एज या एजिंग भी बोलते हैं, बूढ़ा होने लगा सीनिसेंस फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो होता है। ये पहले पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे दूसरा लेक्चर जाके देखिए, इसी चैप्टर का दूसरे लेक्चर में सारा चीज पढ़ाया हुआ है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को तो ये पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में जानना है, थोड़ी ना ग्रोथ के बारे में जानना है या फिर सीनिसेंस फेज के बारे में जानना है। अपने को क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना है रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो जब ग्रोथ फेज को क्रॉस करेगा तब आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो इसके लेंथ के आधार पे कि ये कितना दिन चला, ये कितना दिन चलने वाला है, इसके लेंथ के आधार पे प्लांट का अलग अलग टाइप पढ़ना होता है। रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के लेंथ के आधार पे, लेंथ ड्यूरेशन के आधार पे क्या डिफाइन किया गया, प्लांट का टाइप, अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्लांट होते हैं भाई, देखो क्या लिखा, टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ना है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ या फिर ड्यूरेशन बोल लो, कितने लंबे समय के लिए होता है, ड्यूरेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज कितने समय के लिए चलेगा, रिप्रोडक्टिव फेज कितने समय के लिए चलेगा, उसके बेसिस पे प्लांट का अलग अलग टाइप पढ़ना है। कितने टाइप पढ़ना, 3 टाइप पढ़ना, सिर्फ 3 टाइप पढ़ना है। कौन कौन सा, एनुअल, बेनियल और पेरिनियल। एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपने मतलब कि अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही साल में कंप्लीट कर दे या एक ही सीजन में कंप्लीट कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं एनुअल। क्या हो यहाँ पे, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन सिंगल ईयर और सीजन। जो एक साल या एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनुअल प्लांट। बेनियल का मतलब 2, कंप्लीट लाइफ साइकिल, ये अपना लाइफ साइकिल कितने साल में कंप्लीट करेगा, 2 साल में। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 इयर्स और सीजन। 2 साल में कंप्लीट करे या फिर 2 साल में या 2 सीजन में कंप्लीट करे, उसको क्या बोलते हैं, बेनियल प्लांट बोलते हैं। पेरिनियल प्लांट, इसका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड more than 2 years और seasons। जिसका लाइफ साइकिल 2 से अधिक, 2 में अगर कंप्लीट हो रहा है, जिसका लाइफ साइकिल 2 साल या 2 सीजन में कंप्लीट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बेनियल प्लांट बोलते हैं।
और 2 से अधिक साल में अगर कंप्लीट हो रहा है लाइफ साइकिल तो उसको पेरिनियल प्लांट बोलते हैं। अगर एक ही साल में या एक ही सीजन में कंप्लीट हो जा रहा है किसी प्लांट का लाइफ साइकिल तो उसको एनुअल प्लांट बोलते हैं। एनुअल प्लांट जैसे देख लो धान गेहूं एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाता है, धान गेहूं वगैरह जितना भी जनरली जितना भी क्रॉप्स होता है ना, जितना भी क्रॉप्स होता है वो एनुअल प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट। और एनुअल प्लांट कैसे होते हैं? ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। अब ये नया टर्म आ गया, मोनोकार्पिक क्या है सर, ये बताइए। मोनोकार्पिक उसको बोलते हैं जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ स्पैन में, अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर या फ्रूटिंग करता है, एक ही बार फ्रूट देता है या एक ही बार फ्लावर देता है, उस प्लांट को बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। तो देख लो एनुअल वाला क्या है, एनुअल के केस में एक ही साल में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और एक साल में ये या एक सीजन में ये एक ही बार फल देता है, एक ही बार फूल देता है, ठीक है। तो वैसे प्लांट जो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर दे, एक बार फ्रूट दे, उसको क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। फ्लावर वंस इन लाइफ, अपने पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावर दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। या फिर सिंपली बोलते हैं फ्लावर देने का मतलब क्या? रिप्रोड्यूस वंस इन लाइफ, अपने पूरे लाइफ काल में अगर एक ही बार रिप्रोडक्शन कर रहा है वो प्लांट, जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार रिप्रोडक्शन कर रहा है, उस प्लांट को बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। 2 तरह के प्लांट होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट कौन होंगे? इसमें आएंगे पॉलीकार्पिक प्लांट पेरिनियल वाला में, ठीक है, जो 2 साल से ज्यादा तक जीवित रहेंगे। वेनियर भी कैसा होता है? ये भी मोनोकार्पिक ही होता है, मोनोकार्पिक ही होता है। ये भी कैसा होता है? मोनोकार्पिक। पेरिनियल कैसा होता है? पेरिनियल जो है दोनों टाइप का हो सकता है, मोनोकार्पिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? पॉलीकार्पिक भी हो सकता है, पॉलीकार्पिक। पेरिनियल दोनों टाइप का हो सकता है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक दोनों। पॉलीकार्पिक वो होता है जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में, पॉलीकार्पिक वो होता है जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा बार रिप्रोडक्शन करे या एक से ज्यादा बार फल फूल दे। जैसे आम का पेड़ देख लो, आम का क्या होता है? लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है, 20 साल 50 साल तक होता है, और उसमें क्या होता है? वो एक ही बार फल देता है? नहीं, बार बार फल देता है, हर एक साल फल देता है वो, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है? उसका मतलब वो कैसा प्लांट हो जाएगा? वो पेरिनियल प्लांट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बार फल देता है, ठीक है, एक से ज्यादा बार फल देता है। और उसका चूंकि अच्छा पेरिनियल क्यों हो गया? पेरिनियल हो गया क्योंकि वो उसका लाइफ साइकिल 2 साल से ज्यादा है, उसका लाइफ साइकिल 2 साल से ज्यादा है। और पॉलीकार्पिक क्यों होता है? पॉलीकार्पिक क्यों है वो मैंगो प्लांट? क्योंकि वो हर एक साल फल देता है, मतलब लाइफ साइकिल में, लाइफ काल में, अपने जीवन काल में एक से ज्यादा बार वो फल देता है, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं? इसका मतलब क्या है? एक ही साल में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मान लो कि ये कोई सीड है, ये कोई प्लांट का सीड है, अच्छे से प्लांट का सीड, ये कोई प्लांट का सीड है। ये प्लांट सीड को हमने भूमि में डाल दिया, ऐसे करके डाल दिया, तो यहां से क्या निकल गया? एक प्लांट निकल गया, ठीक है, नीचे रूट आ गया होगा, एक प्लांट बन गया यहां से। तो यहां से सीड से प्लांट बनने तक का, सीड से प्लांट बनने तक का, उसके बाद प्लांट मैच्योर होगा, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होगा। अब ये प्लांट देखो, मान लो ये प्लांट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया, मतलब इसमें अब फ्लावर्स वगैरह आने लगे, मतलब ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया, अब ये फ्लावर करने लायक हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है, यहां से यहां तक का जो टाइम है, फेज है, उस वाले फेज को क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज बोलते हैं। या फिर सीड जब जर्मिनेट किया होगा तो उसको बर्थ बोल देंगे, सीड जब जर्मिनेट किया होगा तो उसको बर्थ बोल देंगे। और सीड जर्मिनेट करने के बाद जो प्लांट मैच्योर हुआ है उसको ग्रोथ फेज बोल देंगे। जैसे के लिए क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज, ठीक है, वेजिटेटिव फेज है ये। अब वेजिटेटिव फेज जैसे ही कंप्लीट होगा, वेजिटेटिव फेज जैसे ही कंप्लीट होगा वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा। रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने के बाद ये क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। अब रिप्रोडक्शन करने का मतलब क्या? इसमें फ्लावर आ जाएगा, इसमें फ्लावर आ जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा? रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? एनुअल वाला में, एनुअल वाले केस में एक ही साल में इसका ग्रोथ फेज और रिप्रोडक्शन फेज दोनों कंप्लीट हो जाता है। एक ही साल में, एनुअल प्लांट के केस में एक ही साल में ग्रोथ फेज और रिप्रोडक्शन फेज जो है दोनों का दोनों कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये एनुअल का केस हो गया।
और चूंकि जब एक ही साल में दोनों चीज कंप्लीट हो रहा है, तो इससे क्या पता चल जाता है हम लोग को कि कब रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है और कब वेजिटेटिव फेज आ रहा है। ठीक है, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में क्लियर कट डिफिनीशन हम लोग को क्लियर कट डिफरेंस पता चल पाता है, क्योंकि ये एक ही साल के अंदर हो रहा है। ठीक है, सेम टू सेम बाइनियल प्लांट का केस भी यही होता है। बाइनियल प्लांट का केस भी यही होता है। बाइनियल प्लांट में क्या हुआ, बस एक साल में, मतलब कि बाइनियल प्लांट कौन है, 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाला, तो एक साल में क्या करता है ये बाइनियल प्लांट, एक साल में वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करता है और दूसरे साल में या एक सीजन में वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करता है और दूसरे साल या दूसरे फेज में क्या करता है, दूसरे सीजन में रिप्रोडक्शन करता है। ये इसका केस है। तो इस वाले केस में बेनियल प्लांट में भी पता चल जाता है हम लोग को कि कब रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है, मतलब कब वेजिटेटिव फेज गया और कब रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चल जाता है बेनियल प्लांट में भी कि रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज के बीच में क्लियर कट डिफरेंस पता चल पाता है कि कब ये आया, कब वेजिटेटिव फेज गया और कब रिप्रोडक्टिव फेज आया। ठीक है, तो क्लियर कट डिफिनेशन पता चल पाता है। क्या बोले इसमें, एनुअल प्लांट एंड बेनियल प्लांट। इसमें क्या होता है, क्लियर कट डिफरेंस seen between vegetative and reproductive phase क्या बोल रहे हैं कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में क्लियर कट डिफरेंस पता चल पाता है कि कब वेजिटेटिव फेज आया और कब रिप्रोडक्टिव फेज आया। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, इसके बाद पढ़ना है पेरिनियल प्लांट के केस में क्लियर कट डिफरेंस नहीं पता चल पाता। यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट क्लासिफिकेशन, एनुअल प्लांट, बेनियल प्लांट और इधर है पेरिनियल प्लांट। ठीक है, समझ में आया। पेरिनियल प्लांट के केस में क्या होता है, पेरिनियल प्लांट दोनों टाइप के हो सकते हैं, मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। पेरिनियल प्लांट मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। मोनोकार्पिक वैसे पेरिनियल प्लांट जिनका लाइफ स्पान तो 2 साल से ज्यादा का है, मतलब वो लाइफ साइकिल उनका 2 साल से ज्यादा का है, लेकिन वो अपने लाइफ साइकिल में लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। तो वैसे प्लांट होते हैं मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट या पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट, जिनका लाइफ स्पान 2 साल से ज्यादा का है, लेकिन वो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। और वैसे पेरिनियल प्लांट जो अपने पूरे लाइफ में एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। ठीक है, पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट का 2 एग्जांपल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अच्छा, मोनोकार्पिक प्लांट जो है इसमें भी रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज के बीच में क्लियर कट डिफरेंस पता चलता है। और इस वाले केस में सिर्फ ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि पॉलीकार्पिक या पेरिनियल प्लांट, सिंपली पेरिनियल पूछा जाता है, पॉलीकार्पिक मोनोकार्पिक अलग करके नहीं पूछता है। लेकिन जब भी पूछे पेरिनियल प्लांट के बारे में, तो पेरिनियल प्लांट में क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में क्लियर कट डिफरेंस एब्सेंट होता है। क्लियर कट डिफरेंस पता ही नहीं चलता है कि कब वेजिटेटिव फेज आ रहा है, कब रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है। क्यों का मतलब यहां समझो। देखो, ये कोई सीड था, अब इसको हमने बोया, यहां से क्या बना, एक प्लांट बना। यहां से यहां तक का जो प्लांट बन के ग्रोथ हो गया, मान लो इस प्लांट बन के ग्रो कर गया, इसको क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव फेज बोल रहे हैं। ठीक है, मान लो कि इसको ग्रो करने में 5 साल लगा। पेरिनियल प्लांट है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल, 150 साल, जितना मन करे उतना जिएगा, मतलब जितना लाइफ स्पान। पेरिनियल का मतलब क्या, 2 साल से ज्यादा जिएगा ये। ठीक है, तो मान लो कि ये 5 साल में वेजिटेटिव फेज अपना कंप्लीट किया। इसका वेजिटेटिव फेज कितना का था, 5 साल का था। चलो, पहला तो पता चल गया 5 साल का वेजिटेटिव फेज था। अब 6ठे साल में ये क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। ये कंप्लीट मैच्योर हो गया, तो यहाँ से 6ठे साल में फ्लावरिंग करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन करेगा। चलो, रिप्रोडक्शन करके क्या कर दिया, फ्लावर। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, फ्लावरिंग करेगा, फ्लावर देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक बार तो फ्लावरिंग दे लिया, कैसा प्लांट पड़ गया, पॉलीकार्पिक। एक ही बार फ्लावर देगा नहीं, अपने लाइफ टाइम में बहुत बार फ्लावर देगा।
चलो पहली बार फ्लावर दे दिया, ये फर्स्ट फ्लावरिंग था इसका अपनी पूरी लाइफ साइकिल का फर्स्ट फ्लावरिंग था। अब फर्स्ट फ्लावरिंग करने के बाद इसमें फिर ग्रोथ होगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, फिर वेजिटेटिव फेज आ रहा है, इसमें फिर वेजिटेटिव फेज आ रहा है, फिर ये रिप्रोडक्शन करेगा, तो एक्चुअली में हम लोग किसको बोलेंगे कौन वेजिटेटिव फेज है कौन रिप्रोडक्टिव फेज है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। इसी वजह से कहते हैं कि जो पेरिनियल पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं, पेरिनियल पॉलीकार्पिक प्लांट, उसमें क्लियर कट डिफरेंस नहीं पता चलता वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बीच का। ठीक है, समझ में आया इतना? अब याद क्या रखना है हम लोग को याद रखना है मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट का एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है। ठीक है, क्या याद रखना है? पहला मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट है वो बम्बू है। ये अपने, इसका लाइफ स्पान तो बहुत बड़ा होता है, 50 से 100 साल तक जीता है, लेकिन ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है, और वो कब करता है? 50 से 100 साल के लगभग में। ठीक है, 50 से 100 साल में वो एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करने के बाद इसका डेथ हो जाता है। ठीक है, बम्बू प्लांट का रिप्रोड्यूस करने के बाद इसमें डेथ हो जाता है इसका। ठीक है, समझ में आया? तो कैसा प्लांट हो गया? मोनोकार्पिक प्लांट हो गया, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार रिप्रोडक्शन किया। मोनोकार्पिक पेरिनियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका लाइफ स्पान 2 साल से ज्यादा का है। नीला कुरेंजी, इसका पूरा नाम याद रखना है, साइंटिफिक नेम एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, और इसका जो कॉमन नेम हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो नाम है नीला कुरेंजी। ये 12 साल में एक बार फूल देता है और उसके बाद ये डेथ कर जाता है। 12 साल में एक ही बार फूल देता है और डेथ कर जाता है, तो क्या हो गया? पेरिनियल प्लांट हो गया, क्योंकि 2 साल से ज्यादा तक जीवित है। और मोनोकार्पिक क्यों हो गया? क्योंकि अपने पूरे लाइफ स्पान में एक ही बार रिप्रोडक्शन कर रहा है। कितने साल में? 12 साल में। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है? वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट, इंडिया के वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है। इंडिया का वेस्टर्न घाट कौन सा होगा? ये इंडिया का मैप बनाते हैं ऐसे करके, नीचे में ये श्रीलंका है, इससे अपने को लेना देना नहीं। ये साउथ इंडिया दिख रहा है, ये पूरा साउथ इंडिया है। साउथ का भी वेस्टर्न, बोले तो पश्चिम वाला भाग, तो ये जो घाट होता है, इधर का जो एरिया है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। और इधर ज्यादातर मिलते हैं ये वेस्टर्न घाट के कौन कौन से रीजन में? हिली एरिया ऑफ केरला, केरल के हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में और कर्नाटका के पहाड़ी क्षेत्र में, इन सब जगहों पे मिलता है ये नीला कुरेंजी। इसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर भी होता है, और कैसा कलर होता है? एक और कलर है, ब्लू कलर होता है, और पिंक कलर भी हो सकता है, पिंक पर्पल। ठीक है, ब्लू पिंक पर्पल इन सब कलर का हो सकता है ये, जनरली ब्लू कलर हम लोग पढ़ते हैं। फ्लावर अकर्स वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार फूल आता है। देखा गया था 2006 में फ्लावरिंग करते हुए देखा गया था, फिर 2018 में फ्लावरिंग हुआ था, अब अगला फ्लावरिंग कब होगा? 2030 में होगा। ठीक है, ये रहा फूल भी लेके आए हैं आप लोग के लिए, ये रहा फूल। ठीक है, लीजिए, ब्लू कलर वाला फूल है, पिंक वाला नहीं है। ऐसा होता है, इतना मतलब देखने में खूबसूरत लगता है ना कि उसको लोग टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं। जब ये फ्लावरिंग करता है 12 साल में एक बार, तो लोग उसको टूरिस्ट के वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाता है उसको, मतलब लोग वहाँ देखने के लिए इसको आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। ठीक है, बस खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही था। चलिए लेक्चर खत्म करने से पहले एक कोर्स हर दिन की तरफ, आज का क्या कोर्स रहने वाला है? सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और पढ़ते रहिए ऐसे ही मन लगा के, और अपने ही सीने में आग लगाइए, ताकि जो भी तूफान आए, जो भी मुश्किलें आए, उसको आसानी से पार कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।